अक्सर जब हम पड़ोसियों से या फिर किसी जान पहचान वाले से पैसे उधार लेते हैं तो दिमाग में बस यही चलता रहता है कि यार इसे वापस कैसे चुकाया जाए। बिल्कुल। एक आम इंसान तो यही सोचता है कि कैसे जल्दी से कर्ज खत्म हो। हाँ, लेकिन सोचिए अगर कर्ज चुकाने के रास्ते तलाशने के बजाय कोई इंसान कर्ज देने वाले के लिए ही कब्र खोदने की तैयारी करने लगे। और वो भी सचमुच की कब्र। वही तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम तेलंगाना के मोइनाबाद फार्म हाउस में हुए उस खौफनाक दोहरे हत्याकांड की पूरी तह तक जाएंगे। एक ऐसा केस जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। और इसके लिए हमारे पास पुलिस जांच की विस्तृत रिपोर्ट्स हैं और कई अहम न्यूज आर्टिकल्स भी हैं जो इस पूरी जांच प्रक्रिया को समझाते हैं। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन यही है कि हम ये समझें कि कैसे एक बहुत ही सामान्य सा वित्तीय लेन देन, मतलब जो रोजमर्रा का कर्ज होता है, वो लालच और धोखे की वजह से एक सुनियोजित सीरियल किलिंग की खौफनाक साजिश में बदल गया। सच कहूं तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी ही है। मतलब ये इस बात का बहुत ही स्याह उदाहरण है कि जब अनौपचारिक कर्ज का दबाव और इंसान का लालच आपस में टकराते हैं तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। हाँ, और मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं कि हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो तथ्य और पुलिस रिपोर्ट्स सामने आई हैं बस उनका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये मामला हमें उस छिपी हुई अर्थव्यवस्था यानी हिडन इकोनॉमी की भी एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाता है जो हम सबके आसपास ही काम कर रही है। हिडन इकोनॉमी मतलब वो सिस्टम जहाँ कोई बैंक या कागजी कार्रवाई नहीं होती। एकदम सही। कोई कागजी कार्रवाई नहीं, सिर्फ जुबान और आपसी भरोसे पर लाखों रुपए का लेन देन हो जाता है। और जब इस व्यवस्था में कोई चूक होती है या पैसे वापस नहीं मिलते तो इससे सुलझाने का तरीका कोई कानूनी नोटिस नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर वो तरीका बहुत ही क्रूर और हिंसक होता है, जैसा कि इस मोइनाबाद केस में देखने को मिला। खैर, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हर बड़े अपराध की शुरुआत किसी बहुत ही छोटी और साधारण सी चीज से होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक उधार की जीवन शैली से, जिसे हम बोरोड लाइफस्टाइल भी कहते हैं। हाँ। अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा करना। हाँ। तो इस मामले में मुख्य आरोपी है करीमा बेगम, उसके साथ लिव इन में रहने वाला अब्दुल रहमान जो कि पेशे से एक मजदूर है, और उनका एक रिश्तेदार नईम जो चौकीदार का काम करता है। और इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जो बाद में अंततः उन्हीं के गले की फांस बन गया। सही कहा। ये लोग अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें सीधे तबाही की तरफ ले गया। यहीं से असल समस्या शुरू होती है। अगर हम पुलिस जांच के दस्तावेजों को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प या कह लीजिए हैरान करने वाला पैटर्न नजर आता है। इन तीनों ने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन नहीं लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों को निशाना बनाया है ना। हाँ, इन्होंने विकाराबाद और तांडूर इलाके की स्थानीय महिलाओं से पैसे उधार लेना शुरू किया। उदाहरण के लिए इन्होंने 65 वर्षीय महबूबी से लगभग 70,000 रुपए लिए। वो एक दिहाड़ी मजदूर थी। 70,000 एक मजदूर के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। बिल्कुल। और इसके अलावा 60 वर्षीय आबेदा बेगम से 80,000 रुपए का कर्ज लिया, जो एक आंगनबाड़ी में स्वीपर का काम करती थी। अब सतह पर देखने में शायद 70 या 80,000 रुपए सुनने में बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन इस अनौपचारिक बाजार का अर्थशास्त्र बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इतनी तेजी से बढ़ता है कि इंसान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, ये एक वित्तीय दलदल की तरह है। मतलब जितना आप हाथ पैर मारेंगे उतना ही अंदर धंसते जाएंगे। स्रोतों के अनुसार ये रकम सिर्फ 1 साल के भीतर ब्याज जुड़ते जुड़ते 3 लाख रुपए के करीब पहुंच गई थी। 3 लाख? और उनका जो कुल कर्ज था, अलग अलग लोगों से मिलाकर, वो 10 से 12 लाख रुपए तक हो गया था। अरे बाप रे, 10 से 12 लाख। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब कोई कर्ज के दलदल में इतना फंस जाता है तो आमतौर पर इंसान सोचता है कि ज्यादा काम कर लो या फिर कहीं भाग जाओ। हाँ, आमतौर पर लोग फरार हो जाते हैं। पर इन्होंने एक बहुत ही खौफनाक रास्ता चुना। इन्होंने उन लोगों को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया जो अपने खून पसीने की कमाई वापस मांग रहे थे। देखिए, इस तरह के मामलों में मनोवैज्ञानिक दबाव साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत अलग ढंग से काम करता है। अच्छा, कैसे? जब कर्ज देने वाले लगातार आपके दरवाजे पर आकर पैसे मांगते हैं तो वो सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं रह जाती, वो एक सामाजिक अपमान बन जाता है। मोहल्ले में बेइज्जती का डर। समझ रही हूँ। पुलिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीमा और उसके साथियों के बीच गुप्त बैठकें शुरू हुई। उन्होंने ये हिसाब लगाया कि अगर वे इसी तरह पैसे लौटाते रहे
तो उनकी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने में ही निकल जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि कर्जदाता को ही मिटा दो। बिल्कुल, उन्होंने सोचा कि अगर वे इन कर्जदाताओं को ही खत्म कर दें तो न सिर्फ उनका कर्ज माफ हो जाएगा, बल्कि उनके पास जो पैसे बचे हैं वो भी उन्हीं के पास रह जाएंगे। ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से लिया गया प्रेडेटरी फैसला था। मुझे यहाँ एक बात बहुत परेशान कर रही है। अगर हम पीड़ितों की प्रोफाइल पे गौर करें, महबूबी जो एक 65 साल की दिहाड़ी मजदूर थी, आबेदा 60 साल की आंगनवाड़ी स्वीपर, दोनों बुजुर्ग महिलाएं थीं जो शायद अकेले रहती थीं या जिनका कोई बहुत मजबूत सामाजिक या पारिवारिक रसूख नहीं था। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जिन लोगों की हत्या की गई वो समाज के सबसे कमजोर तबके से थी? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे भी यही लग रहा है। आरोपियों ने जानबूझकर इन सॉफ्ट टारगेट्स को चुना होगा। ये क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आरोपियों ने शिकार चुनने में बहुत ही चालाकी दिखाई। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो किसी रसूखदार इंसान को या किसी अमीर आदमी को गायब करेंगे तो तुरंत हंगामा मच जाएगा। हाँ, पुलिस तुरंत हरकत में आ जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये बुजुर्ग महिलाएं जो चुपचाप अपनी जिंदगी काट रही थीं, अगर ये कुछ दिनों के लिए गायब भी हो जाएं, तो शायद किसी का ध्यान उतनी जल्दी नहीं जाएगा। और इन हत्याओं को अंजाम देने के लिए उन्होंने जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो कोई चाकू या बंदूक नहीं था। नहीं, वो हथियार था भरोसा और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना मतलब आप उस इंसान को अपनी बातों में उलझाते हैं जो पहले से ही आप पर भरोसा करके अपने जीवन भर की कमाई आपको दे चुका है। ठीक ऐसा ही हुआ। जांच से पता चलता है कि करीमा ने इन महिलाओं तो भरोसा दिलाया कि वो उनका पूरा पैसा ब्याज समेत वापस कर देगी। वाह! और फिर? लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि पैसे लेने के लिए उन्हें अकेले और एक तय जगह पर आना होगा। उसने एक साथ सबको नहीं बुलाया। स्मार्ट, ताकि किसी को एक दूसरे की भनक न लगे। हाँ, अलग आलिखन तौर एक एक करके उन्हें बुलाया। इस वादे ने उन महिलाओं को उस सुनसान मोइनाबाद के फार्म हाउस तक जाने के लिए राजी कर लिया। उन्हें लगा होगा कि आखिरकार उनकी गाड़ी कमाई उन्हें वापस मिलने वाली है। बेचैन होती है ना जब किसी के लाखों रुपए फंसे हों। बिल्कुल। अब अगर हम घटनाओं के क्रम को देखें तो ये पूरी क्रूरता 27 मार्च को शुरू होती है, महबूबी के मामले से। हाँ, महबूबी को पैसे लौटाने के बहाने बुलाया जाता है और यहाँ जो मोडस ऑपरेंडी या काम करने का तरीका अपनाया गया वो बेहद खौफनाक है। बहुत ही ज्यादा। आरोपी उसे सीधे उस टोलकट्टा वन क्षेत्र के पास स्थित एकांत फार्म हाउस पर ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने महबूबी को शराब पिलाई। मतलब ये पीड़ित को शारीरिक रूप से कमजोर करने की एक सोची समझी रणनीति थी। हाँ, शराब पिलाकर उसकी सोचने समझने की क्षमता को सुन्न कर दिया गया। जब महबूबी नशे में बेसुध होने लगी तब उन्होंने कपड़े से उसका मुंह और नाक कसकर दबा दिया। हे भगवान! जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। और सबसे भयानक हिस्सा तो ये है कि उन्होंने पहले से ही फार्म हाउस के परिसर में एक गड्ढा खोद कर रखा था। मतलब उन्हें पूरा यकीन था कि वो उसे मार ही डालेंगे। पूरी तैयारी थी उनकी। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के उसके शव को वहीं गाड़ दिया ताकि किसी को भनक तक न लगे। और इसके बाद जो हुआ वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू है। 27 मार्च की इस हत्या के बाद वे तीनों अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। हाँ। मानो कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, करीब 1.5 महीने तक सब कुछ एकदम शांत रहा। कोई पुलिस नहीं आई, कोई पूछताछ नहीं हुई। मुझे लगता है कि इस शांति ने उन्हें ये विश्वास दिला दिया कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम किया है। और यही वो बिंदु होता है जहां एक अपराधी का आत्मविश्वास एक सीरियल किलर के अहंकार में बदल जाता है। बिल्कुल, जब वो पहली बार बच निकलते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है। हाँ, 9 मई को उन्होंने बिल्कुल यही तरीका दोबारा इस्तेमाल किया। इस बार शिकार थी 60 वर्षीय आबेदा बेगम। उन्हें भी उसी तरह फार्म हाउस बुलाया गया। हाँ, आबेदा को भी बस से सफर करवाकर एक सुनसान पिकअप लोकेशन पर बुलाया गया। रास्ते में सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए उन्होंने मुख्य सड़कों की बजाय ग्रामीण रास्तों का इस्तेमाल किया। कितनी गहरी प्लानिंग थी। और सबसे अहम बात, उन्होंने अपने मोबाइल फोन रणनीतिक रूप से बंद कर दिए ताकि उनका कोई डिजिटल फुटप्रिंट न छूटे। फिर आबिदा बेगम को भी उसी फार्म हाउस पर ले जाकर बिल्कुल उसी तरीके से मार डाला गया और पहले शव से करीब 1 किलोमीटर दूर उसी जंगल में दफना दिया गया। जी, ये कोई गुस्से या आवेश में किया गया अपराध नहीं था। ये पूरी तरह से एक ठंडे दिमाग की हत्या थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी अपराध कभी परफेक्ट नहीं होता। अपराधी कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर छोड़ता है और इस मामले में वो सुराग तकनीकी जांच
और पीड़ित परिवारों की सजगता से सामने आया। हाँ, परिवार वालों को जब महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है तो उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। महबूबी के गायब होने के कुछ दिन बाद 31 मार्च को यालाल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। और आबेदा के परिवार ने 9 मई को जब आबेदा घर नहीं लौटी तो उनके परिवार ने बशीराबाद पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों रिपोर्ट अलग-अलग थानों में दर्ज हुई थी। तो शुरुआत में ये दो अलग-अलग महिलाओं के गायब होने के सामान्य मामले लग रहे होंगे। बिल्कुल, पुलिस को लगा होगा कि ये रूटीन मिसिंग पर्सन केस हैं, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की तो कड़ियां जुड़ने लगीं। और यहीं पे टेक्निकल सर्विलेंस या तकनीकी निगरानी ने पूरा खेल पलट दिया। हाँ, पुलिस ने दोनों महिलाओं के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। क्या पैटर्न था वो? दोनों मामलों में गायब होने से ठीक पहले महिलाओं का आखिरी संपर्क सिर्फ एक ही नंबर पर हुआ था। और वो नंबर करीमा बेगम का था। बिल्कुल, ये पहला बड़ा सुराग था जिसने इन दोनों अलग-अलग मामलों को आपस में जोड़ दिया। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये रही होगी कि आरोपी और पीड़ित असल में गए कहाँ थे, क्योंकि जैसा आपने बताया आरोपियों ने जंगल के इलाके में घुसने से पहले ही अपने फोन बंद कर लिए थे। हाँ, और यहीं पर पुलिस की तकनीकी टीम को वो ब्रेक थ्रू मिला जिसने इस पूरे केस को सुलझा दिया। एक सिर्फ 10 सेकंड का फोन पिंग। रुकिए, ये 10 सेकंड के पिंग वाला सुराग सच में बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब अगर फोन बंद है तो पुलिस आपको कैसे ट्रैक कर सकती है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि मोबाइल नेटवर्क काम कैसे करते हैं। जब आप अपना फोन चालू करते हैं तो फोन सबसे पहले क्या करता है? वो नेटवर्क खोजता है? बिल्कुल, वो आसपास के सबसे नजदीकी मोबाइल टावर्स को एक सिग्नल भेजता है जिसे तकनीकी भाषा में हैंडशेक या पिंग कहते हैं। ये सिग्नल टावर को बताता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे नेटवर्क दो। अच्छा, तो इसमें कुछ सेकंड्स लगते हैं। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में बस कुछ ही सेकंड लगते हैं। जांच के दौरान पता चला कि अपराध के समय में या उसके ठीक आसपास आरोपियों में से किसी एक ने अपना फोन सिर्फ 10 सेकंड के लिए चालू किया था। सिर्फ 10 सेकंड के लिए? शायद कोई मैसेज चेक करने के लिए या किसी का मिस्ड कॉल देखने के लिए उन्होंने तुरंत फोन वापस बंद कर दिया होगा, लेकिन उन 10 सेकंड में फोन ने पास के मोइनाबाद टावर से संपर्क कर लिया था। ओह माय गॉड! और पुलिस को उस घने जंगल और फार्म हाउस की एक बहुत ही सटीक लोकेशन मिल गई। बस 10 सेकंड की एक छोटी सी गलती और उनका पूरा बुना हुआ जाल छिन्न भिन्न हो गया। वही तो। मतलब आज के डिजिटल युग में आपका स्मार्टफोन ही आपके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बन सकता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। एकदम सही। इसी तकनीकी सुराग के आधार पर पुलिस ने मोइनाबाद फार्म हाउस पर छापा मारा और करीमा, रहमान और नईम को हिरासत में ले लिया। और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो जो सच बाहर आया उसने तो पुलिस के भी होश उड़ा दिए होंगे। हाँ, पुलिस ने उनकी निशानदेही पर उस फार्म हाउस के परिसर में खुदाई शुरू की और वहां से महबूबी के कंकाल और आबेदा बेगम के शत-विशत शव को बाहर निकाला गया। कितना भयानक दृश्य रहा होगा वो। बहुत ही ज्यादा। पुलिस ने डीएनए विश्लेषण के लिए महबूबी के फीमर बोन यानी जांग की हड्डी को सुरक्षित रखा है ताकि अदालत में इसे पुख्ता सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। लेकिन मुझे रिपोर्ट से जो समझ आया, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, कहानी यहां से और भी भयानक हो जाती है। जब पुलिस ने इनसे आगे की पूछताछ की तो एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने इस पूरे मामले को चंद पैसों के लालच से निकालकर एक खौफनाक सीरियल किलिंग की साजिश में बदल दिया। हाँ, उन्होंने कबूल किया कि उनकी योजना सिर्फ इन 2 महिलाओं को मारने की नहीं थी। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आरोपियों के पास एक पूरी हिट लिस्ट थी। हिट लिस्ट? हाँ, उस सूची में कुल 8 महिलाओं के नाम थे। ये वो सभी महिलाएं थीं जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए थे। मतलब तांडूर की इंदिरा नगर कॉलोनी के 6 अन्य महिलाओं को भी पैसे वापस करने के बहाने उसी फार्म हाउस पर बुलाया गया था। बिल्कुल, उसी फार्म हाउस पर 8 महिलाएं। हे भगवान! मतलब अगर पुलिस उस 10 सेकंड के पिंग को ट्रैक नहीं कर पाती और इन लोगों तक नहीं पहुंचती तो उस फार्म हाउस में 8 कब्रें खुदी होती। ये सोचकर ही सिहरन होती है। हाँ, सोचिए वो कितने ठंडे दिमाग से ये सब कर रहे थे। लेकिन एक सवाल ये है कि वे बाकी 6 महिलाएं वहां गईं क्यों नहीं? क्या वे किसी तरह बच गईं या उन्हें कुछ शक हो गया था? उनका शक ही उनके बचने की सबसे बड़ी वजह बना। अच्छा। देखिए, जब महबूबी और आबेदा, जिन्हें सबसे पहले बुलाया गया था, वापस नहीं लौटी और इलाके में उनके गायब होने की खबरें धीरे धीरे फैलने लगीं, तो इन बाकी महिलाओं के कान खड़े हो गए।
अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाले इन छोटे कस्बों में खबरें बहुत तेजी से फैलती दी हैं। बिल्कुल। जब करीमा ने उन्हें फोन करके फार्म हाउस आने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसी सामाजिक बातचीत और उनके अपने शक ने उनकी जान बचा ली। जब ये बात पूरे इलाके में फैली होगी तो इसका जो मनोवैज्ञानिक असर हुआ होगा वो बहुत गहरा रहा होगा। तांदूर और विकाराबाद के उस इलाके में एक अजीब सा खौफ और पैरानोया फैल गया। हाँ, लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। जरा सोचिए उन 6 महिलाओं की मानसिक स्थिति पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला कि जिन 2 महिलाओं के गायब होने की चर्चा है उन्हें उसी फार्म हाउस में गाड़ दिया गया है जहां उन्हें बुलाया जा रहा था। उन्हें अचानक एहसास हुआ होगा कि वो मौत के कितने करीब से होकर गुजरी हैं। हाँ, खौफ इतना ज्यादा था कि उन 6 महिलाओं को तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ी। ये स्वाभाविक भी है। और इसी बीच पुलिस की हिरासत में एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आया जिसने इस केस को कानूनी रूप से बहुत पेचीदा बना दिया। आप उस सुसाइड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जब मुख्य आरोपी करीमा बेगम को करनकोट पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया था तो उसने मौका पाकर पुलिस स्टेशन के अंदर ही फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर? जी हाँ, उसे गंभीर हालत में तुरंत हैदराबाद के निम्स अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब यहाँ एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो लगता है कि ठीक है, अपराधी ने अपनी जान लेने की कोशिश की, उसे अपने किए पर पछतावा होगा या डर होगा, लेकिन कानूनी नजरिए से ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है ना? ये किसी भी पुलिस महकमे के लिए एक दुस्वप्न यानी नाइटमेयर जैसा है। मैं भी वही सोच रही थी। पुलिस कस्टडी में इस तरह की घटना के क्या मायने होते हैं? देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली और मानवाधिकार आयोग के बहुत सख्त नियम हैं। जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है तो उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। अगर कोई कस्टडी में आत्महत्या का प्रयास करता है या उसकी मौत हो जाती है तो कानूनी तौर पर सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ सीधा पुलिस पर आ जाता है। अच्छा, मतलब पुलिस को साबित करना होगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, उन्हें यह साबित करना पड़ता है कि क्या ये सच में आत्महत्या का प्रयास था या कस्टडी में किसी प्रताड़ना या टॉर्चर के कारण आरोपी ने यह कदम उठाया। इसके लिए तुरंत एक मैजिस्ट्रियल जांच बढ़ाई जाती है। मतलब जिन पुलिस वालों ने इतनी मेहनत करके उस 10 सेकंड के पिंग को ट्रैक करके एक सीरियल किलिंग की साजिश का पर्दाफाश किया, अब उन्हें खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए जांच का सामना करना पड़ेगा। विडंबना है, लेकिन कानून ऐसा ही है। और इससे जो जांच की गति है वो भी बुरी तरह प्रभावित होती होगी। निश्चित रूप से। जब आरोपी अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहा होता है तो पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके आगे की रिमांड नहीं मांग सकती। पूछताछ की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है। मोमेंटम टूट जाता है। हाँ, सबूत इकट्ठा करने का जो मोमेंटम होता है वो टूट जाता है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बाकी दोनों आरोपियों रहमान और नईम को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रखी है, लेकिन मुख्य आरोपी के इस कदम ने केस में एक कानूनी गतिरोध जरूर पैदा कर दिया है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हमने देखा कि कैसे मोइनाबाद के एक शांत जंगल में लालच और कर्ज के दबाव ने 3 आम लोगों को क्रूर हत्यारों में बदल दिया। सही कहा। हमने ये समझा कि कैसे एक उधार की जीवन शैली को बनाए रखने की चाहत में, मतलब अपनी हैसियत से ज्यादा जीने की चाहत में, लाखों रुपए का कर्ज लिया गया और फिर उस कर्ज से बचने के लिए अपने ही कर्जदाताओं को मिटाने की खौफनाक साजिश रची गई। और हमने ये भी लिखा कि कैसे अपराधियों ने बहुत ही चालाकी से समाज के सबसे कमजोर तबके, बुजुर्ग, अकेले रहने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाया। उन्होंने भरोसे को हथियार बनाया और मनोवैज्ञानिक हेरफेर से उन्हें मौत के घाट उतारा। लेकिन शुक्र है पुलिस की आधुनिक तकनीकी जांच का। बिल्कुल, विशेष रूप से उस मोबाइल टावर ट्रैकिंग ने उनके इस खौफनाक खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और समय रहते 6 अन्य जिंदगियों को बचा लिया। सच में ये पूरी कहानी हमें सिर्फ अपराध और कानून के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये हमारे समाज के एक बहुत ही अनकहे और छिपे हुए हिस्से को उजागर करती है। उस हिडन इकोनॉमी को। हाँ, चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। देखिए, छोटे कस्बों और गांवों में जहां आज भी लोग बैंकिंग प्रणाली की जटिल कागजी कार्यवाही से बचते हैं, वहां आपसी जान पहचान और भरोसे पर एक छिपी हुई अर्थव्यवस्था काम करती है। जहां सिर्फ एक जुबान पर पैसे दे दिए जाते हैं। हाँ,
लोग अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई बिना किसी कानूनी सुरक्षा के सिर्फ एक हैंडशेक या वादे पर दूसरों को कर्ज दे देते हैं। जब सब कुछ ठीक चलता है तो ये व्यवस्था समाज को जोड़े रखती है, लेकिन जब चीजें बिगड़ती हैं, बेरहमी से कत्ल होता है तो समाज के ताने बाने पर इसका क्या असर पड़ता है? बहुत ही गहरा असर पड़ता है। क्या ये अनौपचारिक और बिना कागजात वाली वित्तीय व्यवस्था अनजाने में ही सही ऐसे भयानक अपराधों के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर रही है, जहां विवादों का निपटारा अदालत में नहीं बल्कि किसी सुनसान फार्म हाउस में फावड़े से किया जाता है? ये सच में एक बहुत ही डराने वाला सवाल है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।